क्या आप लोग भी हर चंद मिनट के बाद फ़ोन उठाते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स देखते हैं और ये देखते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल की अब कीमत क्या हो गई है? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उसका क्या स्टेटस है? क्या वहाँ से शिप्स पास हो रही हैं? अगर पास हो रही हैं तो कौन से मुल्क की हो रही हैं? और क्या वाकई ईरान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की शिप्स को, जो ऑयल टैंकर्स हैं जो आ रहे हैं ऑयल लेकर, उनको गुजरने देगा? अब तो आई थिंक आपका ताल्लुक भी उन पाकिस्तानियों में होगा जो कि शदीद मुतासिर हो रहे हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो है इस टाइम इस मसले पर। शायद जियो पॉलिटिक्स तो एक तरफ, लेकिन इसलिए कि अब वो जो जियो पॉलिटिक्स खित्ते में हो रही है, जो वहाँ पे जंग हो रही है, उसके असरात अब आपके और मेरी ज़िंदगियों पे होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि ये जो गाड़ी में मैं जा रहा हूँ या मैं जिस बाइक पे मैं जा रहा हूँ, इसकी एवरेज क्या होगी, ये मुझे कॉस्ट क्या करेगा। क्योंकि जो पेट्रोल है वो एक तो महंगा हो चुका है, 55 रुपये फ़ी लीटर, तकरीबन 322-323 रुपये पर लीटर वो इस टाइम बिक रहा है। और हमें नहीं पता कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद कितना महंगा होगा। ज़री ये जो चीज़ है इसको आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स वॉच में, और देखेंगे कि ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है जियो पॉलिटिक्स का, ये किस तरह से पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है और किस तरह से मज़ीद असरअंदाज होगा। और ये कि हमारी हुकूमत जो है वो हमें इस सब से बचाने के लिए क्या कोई शील्ड मुहैया कर भी रही है, या वो सिंपली दे आर आउट ऑफ द वे और उन्होंने कहा है कि ठीक है जो हो रहा है वो होता रहे, ऐसा लोग खुद तो ही मतलब भुगतेंगे। गवर्नमेंट ने कहा तो है कि वी आर टेकिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स। अब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स कहाँ तक हमें इम्पैक्ट करेंगे, एक्चुअली ट्रिकल डाउन करेंगे भी या नहीं। अब हमें हमारा ये कि हम देखते हैं क्या कहाँ तक ट्रिकल एग्जैक्टली डाउन कि करते हैं वो। हुकूमत ने कहा है कि वो ऑस्टेरिटी मेजर ले रही है, लेकिन एक जो लोगों में अब जहनों में सवाल है वो ये कि मतलब हुकूमत खुद से हमें रिलीफ क्यों नहीं दे रही। अब लोगों का सवाल यहाँ पे ये होता है कि भाई हम टैक्स देते हैं, हुकूमत हम पे कई किस्म के सरचार्ज लगाती है, पेट्रोलियम लेवी लगाती है, और वो यही कहा जाता है कि जब कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हुकूमत जो है वो आपकी मदद को आएगी। लेकिन जो पहला अटैक हुआ जो पहला पेट्रोल बम पाकिस्तान पे गिरा हुकूमत की तरफ से, उसमें हुकूमत ने कोई अपने ऊपर कोई वो नहीं लिया, कोई बोझ नहीं लिया। वो सारा का सारा पास ऑन किया गया है लोगों पे, आवाम लोगों पे। को। तो उसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों से हुकूमत से गिले शिकवे हैं। बल्कि ब्रेस कर रहे हैं हम लोग कि पहली दफ़ा एकदम से जंप हो गया 55 रुपए का। हाँ, और अब नेक्स्ट क्या होगा, और जो कि आई थिंक ऑब्वियसली होगा। ये भी हिस्टोरिक वो था कि पहली दफ़ा ही बिल्कुल एक है, ही पहली दफ़ा 55 रुपीज़ पर लीटर इतना इतना मैसिव जो है ड्रास्टिक। इंक्रीज हुआ। और वो आपको पता है रमज़ान का महीना था, और रमज़ान के महीने में वैसे ही महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा आसमानों हुई को होती छू है। रही होती है, एग्जैक्टली तो बिल्कुल। उसके उसमें ही जो है हुकूमत ने ये कर दिया। लेकिन अब लोगों के जहनों में मजीद जो सवाल है वो ये कि ये जंग अब वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है कि ये जंग कितनी चलनी है। उसके लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये जंग कब तक चलती है, इसमें बहुत बड़े आपको के आलमी जो एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो तो नहीं। लेकिन अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या सिनेरियो बनेगा, पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है। और इस टाइम उस पे मैंने क्या देखा फ़र्क कि हर पड़ेगा। बंदा जो है इस टाइम एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। मतलब एक तरह से ये बात बहुत अच्छी कि लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इकॉनमी पूरी दुनिया में। इकॉनमी हाँ, एक दुनिया में क्या हो रहा है और इकॉनमी किस तरह से ड्राइव होती है, पाकिस्तान की कौन से फैक्टर्स हैं। और अब लोग उसके हवाले से बात करना शुरू हो गए हैं कि आखिर हम इतना ज़्यादा जो है हमारी डिपेंडेंसी क्यों है इम्पोर्टेड ऑयल पर। एक और बार फिर उस ये सवाल उठ रहा है। और हमने डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया। सबसे अहम सवाल ये हो रहा है कि भाई इंडिया रशिया से पेट्रोल ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले रहे। हम क्यों नहीं लेते। हम क्यों अब इंडिया ने, मोदी ने जो है ट्रम्प से बात करके अपने लिए एक लेवरेज ले ली है कि जी हमें कुछ टाइम पीरियड का एक रिलीफ दिया जाए कि हम रशिया से पेट्रोल लें, क्योंकि वहाँ से एक तो पेट्रोल की तरसील हो जाएगी, दूसरा ये कि उनको हो सकता है वो कुछ हमें कम कीमत पे मिल जाए। तो ये सारे सवालात लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पेट्रोल कहाँ जाएगा, कब तक, कहाँ जाके रुकेगा, कितना मजीद इजाफा हो सकता है, और और क्या क्या कर सकते हैं हम। हुकूमत कुछ कर सकती है। एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है, क्या और फ्यूचर है। सोल्यूशन क्या है इसका। इन सब जो सवालों का जवाब लेने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर कैसर बंगाली साहब को, एक रिनाउंड इकॉनमिस्ट हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ये जो सेटअप था, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी
तो वो जो ऑस्टेरिटी की उन्होंने एक कमेटी बनाई थी उसके भी वो रुकन रहे। उन्होंने हुकूमत को बहुत सारी तजावीज़ भी दी थी इस सवाल से, और बाद में वो कुछ इख्तलाफात की बिना पर इस कमेटी से अलग हो गए थे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं जो जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उसके हवाले से। उनका तज़िया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है और बहुत ही इंसाइटफुल होता है। और उनसे पूछेंगे कि मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ऑस्टेरिटी के जो ड्राइव्स हैं वो जो मेजर्स लिए गए हैं क्या वो बहुत ज़रूरी थे या वो बहुत ही सिंबॉलिक हैं, और ये कि आगे आने वाले दिनों में मुआशी मंजरनामा क्या होगा अगर ये जंग यूं ही जारी रहती है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, पहला मेरा सवाल यही है जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया जंग के फ़ौरन बाद ही, तो क्या ये नागुज़ीर था या इससे हुकूमत इसे कुछ दिन के लिए लिंगर ऑन कर सकती थी, कम से कम जो रमज़ान का महीना था वो गुजर जाता? क्या ये मुमकिन था? हुकूमत के लिए इतनी फिजिकल स्पेस मौजूद थी? आपकी जो ओपनिंग रिमार्क्स है उसमें आपने जिक्र किया कि एक तो मसला कीमत का है और दूसरा अशिया की फराहमी का है। ये जंग 2 हफ्ते हो गए और ऐसा नहीं लगता कि ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो और जब तक हरमज़ ब्लॉक रहेगा तो वो तेल की जो फिज़िकल मूवमेंट है वो भी ब्लॉक रहेगी। तो कीमतें तो बढ़नी है, पूरी दुनिया इसका असर उठाएगी, पाकिस्तान ज़्यादा। दो वजह से, एक तो ये है कि हमारी जो क्वांटिटी की फरामी है तेल की, उसका इन्हिसार पर्शियन गल्फ पे बहुत ज़्यादा है। तो हमें कीमत ज़्यादा अदा करने के साथ साथ ये भी मुमकिन है कि कीमत तो है ज़्यादा, कोई देने को तैयार भी है, लेकिन तेल है नहीं, सही। खाली है पेट्रोल पंप्स। ये दो दो खदशात हम फेस कर रहे हैं। जो आपका सवाल था कि ये जो भी कीमत बढ़ाना नागुज़ीर था, मेरा ख्याल ये है कि फौरी तौर पे बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं था। ये ये सही। अगर चाहते तो रमज़ान तक रुक सकते थे। और इतनी स्पेस जो गवर्नमेंट के पास शॉर्ट टर्म के लिए 2 हफ्ते के लिए तो ज़रूर थी। लेकिन यहाँ मेरा जो वास्ता है इस्लामाबाद में, जो ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग फोरम्स हैं, उसमें कोई मुझे एहसास नहीं लगता है कि वहाँ ये डिसीजन फैसले करते वक्त ये एहसास हो कि ये इस फैसले का बोझ किस पे कितना पड़ेगा। वो नहीं देखते इसको। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि जो एहसास नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब आए तो उन्होंने तो बहुत एहसासमंद तकरीर की और उन्होंने बताया कि हमने तो अपना पेट काटा है सबसे पहले। तो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, आप समझते हैं आर दे एनएफ, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक था, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? ये मेरा 40 साल से ज़्यादा का करियर है, ऐसी तकरीरें बहुत सुनी है मैंने। मुझे इम्प्रेस नहीं करता, क्योंकि ये तकरीरों के साथ एक्शन नहीं है। हम्म। अगर उन्होंने पेट ही काटना था तो अपने वो जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं और गैर ज़रूरी डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद करते, वो तो उन्होंने नहीं किया। तो तो सर, प्लान आप कह रहे थे कि वो प्लान या एक्शन नहीं था। एक एक्शन तो आपने हमें बताया कि जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज थी, लेकिन वो तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इन हालात में जो जो जंगी हालात बन गए, इनमें आप समझते हैं हुकूमत के पास क्या बेहतर ऑल्टरनेट प्लान मौजूद था कि जो जिससे हुकूमत अपनी फिजिकल स्पेस भी बरकरार रखती और लोगों को रिलीफ भी मिल जाता? ऑस्टेरिटी पे बात नहीं करते, क्योंकि वो वज़ीर आज़म ने ये इशू रेज किया है, लेकिन ये इस वक्त शायद फौरी तौर पे रेलेवेंट भी नहीं है। सही। अ, 2-3 इकदामात का ऐलानात हुआ है, पता नहीं इसका अमल की क्या पोजीशन है। लेकिन उन्होंने कहा कि 4 डे वर्क वीक होगा, हम्म। स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। समझते हैं कि अगर सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो शायद पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा। तो नीयत तो इनकी इसमें ठीक है, लेकिन फिर ये जो गरीब आवाम है
उसको नज़र नहीं रखा गया। अगर आपने 4 डे वर्क वीक कर दिया तो वो मजदूर जो डेली वेज वर्कर है, रोज़ कमाता है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज और ऑफिस में अब परमानेंट वर्कर्स नहीं है, वो डेली वेज वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। कैसे सब सनतों को तो इन्होंने वैसे भी बंद नहीं किया मेरे ख्याल से, सनतें तो चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऑफिसेज और दूसरे जो हैं वो अगर 4 डे वर्क पे जाते हैं, और हमारे पास ऐसी आई हैं, लोगों की टेलीफोन आए हमारे कि जी अब वो कह रहे हैं कि आपको 4 दिन की तनख्वाह देंगे क्योंकि 2 दिन तो दफ्तर बंद रहेगा। तो वो इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। और जहाँ तक स्कूल कॉलेज का है, शायद 5% से कम बच्चे ऐसे हैं जो गाड़ियों में स्कूल जाते हैं। 70% ऑफ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। ये या तो पैदल जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, या मोटरसाइकिल पे या बस में। तो वो स्कूल बंद करने का नुकसान ये है कि, अच्छा, उसका ये है कि जो जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास घराने हैं, उनके पास ही नहीं कि हर बच्चे के पास एक लैपटॉप है। तो घर में है भी तो एक लैपटॉप है, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक साथ कैसे यूज करेंगे। और इन इलाकों में लोड शेडिंग काफ़ी लंबी होती है। तो ऑलरेडी कराची यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक भी है, ये टीचर्स ने कहा है कि जी, कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि जी हम तो नहीं कर सकते ऑनलाइन, हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। वो एक कमरे के घर में रहते हैं, ये तो हो नहीं सकता कि वो कह रहे हैं कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ उसके नीचे एक वो वेल्डिंग शॉप है, वहाँ से मुस्तकिल शोर आ रहा होता है, तो हम तो घर में पढ़ ही नहीं सकते। तो इस किस्म के मसाइल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब फैसले करते हैं तो ये जरा अगर भी जहन रखें कि जी मुख्तलिफ इनकम ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आवाम के लिए, और वो आवाम जो वल्नरेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑयल की प्राइस अभी 100 थी पहले, फिर 120 हुई, अब आप क्या समझते हैं और कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है? और इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आपने हाईलाइट किया, लेकिन कितनी ज़्यादा इसकी लिमिट हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? ये ईरान ने तो कहा है कि हम 200 पे भी ले जाएंगे, बिकॉज ये जंग की नौयत हमें समझने की ज़रूरत है। ये ट्रंप का और अमेरिका का ख्याल था कि वो 4 दिन में जंग ख़त्म कर देंगे और अपनी जीत का ऐलान कर देंगे। लेकिन अब जिस तरह के बयानात ईरान से आ रहे हैं, लगता है कि ईरान जीत रहा है, वो कंडीशंस प्लेस कर रहा है अमेरिका के ऊपर। तो ईरान, ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होगी, और जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी कीमत में इजाफा होगा। इनके पास रिजर्व्स हैं, 400 मिलियन बैरल का गालिबन रिजर्व्स हैं। वो रिज़र्व बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर जब कर भी दिए, वो अगर जंग मज़ीद 2 महीने चली तो ये बहुत मसला होगा। और पाकिस्तान का, जैसे आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट में था, एक तो कीमत बहुत ज़्यादा होगी, और अवेलेबल तेल नहीं होगा। तो सही। फूड इनसिक्योरिटी को भी आप इसमें देखते हैं? फूड इनसिक्योरिटी। जी, ये भी सीरियस मसला है। देखिए, जब जो जो फ्रेट होता है जहाज़ों का, जिस पे माल हम ले जाते हैं और मंगवाते हैं, उसके साथ एक इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। हर 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 कार्गो का इंश्योरेंस होता है। जहाँ पर जंग की सूरत हाल होती है तो वह वॉर रिस्क प्रीमियम ऐड हो जाता है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। तो पाकिस्तान इस बिल्कुल जंग का जो वॉर जोन के मुंह पे बैठा है। अगर नहीं बढ़ गया है तो आगे चल के शायद बढ़ जाएगा। तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए, और एक्सपोर्ट महंगा होने का मतलब ये है कि हमारे गुड्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। हमारे जो राइवल मुल्क है जो वही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और वो वॉर जोन में नहीं है, हम मार्केट लूज करेंगे उनको। ये भी खतरात है। सही। अच्छा सर, आपने कहा कि जैसे ईरान ने भी कहा कि पेट्रोल प्राइसेस $200 पे जा सकती हैं। अ, अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में आप पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान हुकूमत कहाँ एडजस्ट करती है? वो तो फिर तकरीबन ₹1000 लीटर तक हम पहुंच जाएंगे। ये मेरा ख्याल है इस वक्त नंबर्स
पे बात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये $200 भी नोशनल है इस वक्त। उम्मीद कर सकते हैं कि नोशनल ही रहे, लेकिन जब जंग फैलती है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि ये किस तरफ चीज़ें जाएगी। खतरा मुझे कीमत से ज़्यादा फराहमी का है कि फराहमी नहीं होगी। उसके लिए हुकूमत को मेरा ख्याल है पेट्रोल की राशनिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ये इस वक्त भी हर जगह गाड़ियां दौड़ रही है, और अब लोगों के घर पहले 800 सीसी की गाड़ी होती थी 20 साल पहले तक, अब 6000 सीसी के ट्रक खड़े हैं हर घर में। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। पेट्रोल की राशनिंग श्रीलंका ने की है जब उन पर एक बहरान आया था। जी तो हमें करना चाहिए, और हमें पहले भी हमने कैलकुलेशंस की है, तो 150 लीटर्स पर व्हीकल पर मंथ अगर हुकूमत लिमिट लगा दें तो गाड़ियां कम चलेगी। दो साथ साथ घर हैं, दोनों के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों में उसी स्कूल में जाते हैं, तो फिर कार पूलिंग करेंगे जहाँ पर इनको ज़रूरत होगी। तो पेट्रोल की जो सेविंग है वो स्कूल कॉलेज बंद करने से नहीं होगी, बिकॉज बहुत स्मॉल परसेंटेज गाड़ियों में जाता है। पेट्रोल की राशनिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन सर ये हम सारा पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा डिस्कस कर रहे हैं जंग के माहौल में हुकूमत की, उसके बात करें, लेकिन हुकूमत का एक पॉइंट आता है कि भाई हम तो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो हर चीज़ वो मतलब आईएमएफ से पूछनी है। अभी उनका रिव्यू चल रहा था, अब तो वो हुकूमत के अपने भी तो हाथ बंधे हुए हैं। तो इस सूरत में आप आईएमएफ से हमें क्या बात करनी चाहिए, हमें आईएमएफ को क्या बताना चाहिए, और आईएमएफ को किस तरह से हमारे लिए कंसिडरेशन करनी चाहिए? ये आईएमएफ एक बैंक है, अगर और वो बैंक वाशिंगटन बेस्ड है। वो काफ़ी हद तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को नज़र में रखते हैं अपने फैसले करते हुए। पाकिस्तान एक काफ़ी इस वक्त कॉम्प्लेक्स मोड़ पे है। हमने सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है, और उस वक्त भी मैंने एक ट्वीट किया था कि ये बहुत ख़तरनाक मूव है, क्योंकि मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है और उसमें हमें नहीं मुलव्वस होना चाहिए। अब ये है कि इस वक्त ईरान जो है वो गल्फ मुल्कों की भी अटैक कर रहा है, सऊदी अरबिया भी कर रहा है। अगर सऊदी अरबिया पाकिस्तान से कहता है कि हमारा तो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, आप भी हमारे साथ जंग में शामिल हो, तो पाकिस्तान के लिए ये हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा, हम इस मिडल ईस्टर्न वॉर के खिलाड़ी बन जाएंगे। और अगर ईरान तो ये अगर अमेरिका का प्रेशर हम पे होगा कि हाँ जी हम साथ दें उनका ईरान के खिलाफ, और वरना आपको अगला ट्रांच नहीं मिलेगा, तो ये वल्नरेबिलिटी तो पाकिस्तान की बहुत है, और पहले भी हमने इसकी कीमत अदा की है। आपको याद होगा कि 2021 में 4 इस्लामी मुल्कों ने एक समिट मीटिंग करना चाहा कोलालमपुर में, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, जी और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि आप नहीं जाएंगे, और हम नहीं गए। तो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, और इस मोड़ पे और ज़्यादा हो जाएगी। तो हर वक्त जब बहरान आता है तो हम अपनी थोड़ी सियासी खुद मुख्तारी बेचते हैं। शायद इस दफ़ा फिर हमें मज़ीद बेचनी पड़ेगी कुछ सियासी खुद मुख्तारी आईएमएफ से अगला इंस्टॉलमेंट हासिल करने के लिए। अच्छा, पहले जो गल्फ़ वॉर हुई थी कैसर साहब, उसके अंदर और अभी के अंदर क्या डिफरेंस आप नोट कर रहे हैं? मतलब अगर आप ऑयल क्राइसिस के हवाले से बात करें, इकोनॉमी के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा, लेकिन व्हाट डू यू सी वेयर डू यू सी द डिफरेंस? देखिए, ईरान को समझना चाहिए कि वो कई साल, मेरा ख्याल है 8 साल जंग रही है, यस और पूरे मगरिब की हमायत थी सद्दाम हुसैन को। जो केमिकल वेपन्स वो इस्तेमाल करते थे वो भी उसको बनाने में भी मगरबी ममालिकों की इमदाद उनको हासिल थी, सद्दाम हुसैन को। और लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान झुके नहीं, लड़ते रहे, और फाइनली जीत गए। जीतने का मतलब ये है कि उनकी जो हुकूमत थी, उनका जो सिस्टम था, रिजीम थी, वो उसने सर्वाइव किया।
तो ये इस दफ़ा भी हमें बिल्कुल किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि ईरान कल जो है वो सफ़ेद झंडा लेके खड़ा होगा। ईरान विल फाइट। अगर ये जंग 4 साल चलती है तो 4 साल लड़ेंगे वो। और ये हमें नहीं होना चाहिए कि 4 साल कैसे चल सकती है। यूक्रेन की जंग जब रशिया ने शुरू की, उनका ख्याल था ये जंग 1 हफ्ते चलेगी, और अब तक 4 साल हो गए और चल रही है। तो वो कहते हैं ना, जंग आप शुरू करते हैं अपने फैसलों से, ख़त्म नहीं कर सकते अपने फैसलों से। तो ये जंग जो है अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है, और ये ये चलेगी, और हमें इसकी तैयार रहना चाहिए कि ये जंग चलेगी। एक और चीज़ मैं कहूँ कि हमें एक जंग कल ख़त्म भी हो जाती है तो एक लेसन जो पाकिस्तान को लेना चाहिए कि इम्पोर्टेड ऑयल डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है हमारे लिए इकोनॉमी में। और उसका ये है कि हम अपनी जो इंटरसिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो रोड से रेल में शिफ्ट करें। 1970s के एंड तक जो है रेल वाज द मेजर ट्रांसपोर्टर फॉर इंटरसिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट। फिर रोड ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अबाउट 30% ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती है पर किलोमीटर टन। तो अगर हम वापस रेल को शिफ्ट करें तो हम अबाउट 15% फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये थोड़ा मीडियम टर्म है, 3 से 5 साल लगेंगे इसको करते हुए, लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत ज़रूरी है कि अब आज शुरू करें ताकि इम्पोर्टेड ऑयल डिपेंडेंसी में कमी आए। आप पावर क्राइसिस के हवाले से क्या सिनारियो देखते हैं? क्योंकि सनतें अगर चल रही हैं और तो पावर तो यूज़ हो रहा है एक तरफ, और ऑब्वियसली हाउस होल्ड कंजम्पशन भी है। टू दी एक्सटेंट हम फर्नेस ऑयल और एलएनजी यूज़ करते हैं पावर प्रोड्यूस करने, तो वहाँ पावर सप्लाई में डिस्रप्शन आएगी। हमें अगेन थोड़ा मीडियम टर्म से 5 साल के लिए इसकी डिपेंडेंसी भी रिड्यूस करनी चाहिए। जो हाइड्रो पावर है वो साल में 4 महीने तकरीबन या 5 महीने हम नहीं उसमें से पावर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी नहीं होता है। अदर ऑल्टरनेटिव इज कोल, हमें उसको ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। और सोलर की बहुत ज़्यादा स्कोप है सोलर को प्रोड्यूस करने में, लेकिन गवर्नमेंट की चूँकि सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेट करना, जहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर लें, तो ये सोलर को टैक्स फ्री करें, सोलर और इंसेंटिव्स दें। ये जो इन्होंने जो भी कंज्यूमर को इंसेंटिव थे सोलर पावर यूज़ करने के, वो विड्रॉ करे जा रहे हैं, मीटरिंग वगैरह। वो जितना आप इंसेंटिव दे सकते हैं सोलर को दें, एक्सपेंड करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन ग्रिड पावर कम हो और ग्रिड पावर की डिपेंडेंसी इंपोर्टेड फ्यूल पे कम हो। कैसे साहब, एक चीज़ वो है फूड सिक्योरिटी के मुतालिक। अभी तो हुकूमत कह रही है कि भाई पाकिस्तान ऑब्वियसली एक ज़रूरी मुल्क है, तो हमारे पास काफ़ी वाफिर मकदार में मौजूद होंगे जिनास। लेकिन अगर जिस तरह हमें पता नहीं है कि जंग कब चलती, कितना अरसा चलती है, तो अगर इन द लॉन्गर रन अगर ये जंग चल रही है और गल्फ़ के अंदर आप जिस तरह फूड शॉर्टेज हो सकती है, जबकि कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि होना शुरू हो गई है, तो ये जो फूड है हमारा, जो हमारी जिनास होंगी, उसको भी हम कोई एज ए लेवरेज यूज़ कर सकते हैं गल्फ़ से ऑयल के बदले, या हमारी जो फिर फूड सिक्योरिटी पे हमें ज़्यादा फोकस करने की फिर ज़रूरत नहीं हो जाएगी? ये पहले तो पाकिस्तान के पास एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस है नहीं फूड के, हम नेट फूड इंपोर्टर है। हम गंदम भी अपना तकरीबन 10-12% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल का 100% जो रॉ मटेरियल है पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दालें 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी पास ये तो गुंजाइश नहीं है कि हम गल्फ को फूड में हम उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी में खदशात हैं। देखिए, सुजावल एक डिस्ट्रिक्ट है जो टमाटोज काफ़ी मकदार में प्रोड्यूस करता है जी। लेकिन अगर ऑयल नहीं है, ट्रक्स नहीं चल रहे हैं, या ट्रक्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो वो कराची नहीं आएगा टोमेटोज। सो वहाँ तो सरप्लस है, लेकिन कराची में नहीं है टोमेटोज। वहाँ 2 रुपए किलो बिक रहा है, कराची में 20 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा है।
तो ये लोकलाइज्ड फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज हैं। प्रोडक्शन है उस इलाके में जहाँ प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो मार्केट में पहुंचाया नहीं जा सकता। तो सुजावल में ये प्रॉब्लम आया है पहले। वो जब बम्पर क्रॉप होता है, प्राइसेस गिर जाती है बहुत, तो वो फार्मर्स कहते हैं कि जी ये कराची ले जाने का फ्रेट कॉस्ट भी कवर नहीं होगा, तो हम ये टोमेटो मवेशी को खिला देते हैं। अब ये कि ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन या तो ट्रक अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेट्रोल नहीं है, या बहुत महंगे हैं, तो फिर वो नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमारे यहाँ लोकलाइज्ड फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। कहीं सरप्लस है तो बहुत सस्ता होगा, फार्मर्स विल सफर, उनको कीमत नहीं मिलेगी अपनी। सही। और कंज्यूमर सेंटर्स है, वहां पर पहुंच नहीं पाएगा, तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। ये डिसरप्शन जो है मल्टीपल फ्रंट्स पे होगा। ये हम अब तक हम इकोनॉमिस्ट भी बात करते रहे हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के हवाले से, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स पे ये डिसरप्शन होगा, और एज वी गो अलोंग हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। सर, ये आपने कहा कि मल्टीपल फ्रंट पे डिसरप्शन होगा। एक जो चीज़ इसको लेके किसान आजकल बड़ा परेशान है और वो बात कर रहा है, देखिए गंदम की कटाई का सीज़न आने वाला है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट था वो पंजाब ने ख़त्म किया। अब सुना है कि उन्होंने कोई 3500 रुपये मन मुकर्रर की है। क्या आप समझते हैं कि आज के हालात में जब इन्होंने 55 रुपये डीजल बढ़ाया है, बाकी हर चीज़ महंगी हो गई, तो इट्स द राइट टाइम कि आप फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गंदम की प्राइस है इसको कुछ एडजस्ट करें? क्योंकि जो किसान है, जो 60 65 70% पाकिस्तान का तबका बनता है, जो सबसे ज़्यादा क्रश होता है महंगाई से, और ख़ास तौर पे जब डीजल की कीमत ऊपर नीचे होती है, तो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है? देखिए, जब इन्होंने सपोर्ट प्राइस ख़त्म की थी उस वक्त भी मैंने इस पर एक प्रोटेस्ट स्टेटमेंट दिया था, और मैंने बात भी की थी मीडिया पे भी। गंदम जो है कोई बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं है, तो अगर आप उस पे से सपोर्ट हटा देंगे तो फार्मर्स गंदम के बजाय मुतबादिल क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करेगा। तो अब हम इस वक्त 10-12% गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें शायद 25% गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो तो कम रकबा लगाएगा गंदम को। और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हम फिर आईएमएफ को पास और सऊदी अरब और इन मुल्कों के पास जाएंगे कि हमें पैसे दो। तो ये तो हमें सिर्फ गंदम में नहीं, बल्कि गंदम, सनफ्लावर और दाल, ये 3 चीज़ों पे हुकूमत को सपोर्ट प्राइस देने की ज़रूरत है, ताकि हम इन 3 कमोडिटीज़ से इंपोर्ट डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। और इंपोर्ट डिपेंडेंसी ख़त्म होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा, ये अशियाएं महंगी नहीं होगी, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर ये 3 अशियाएं हम इंपोर्ट करेंगे, तो जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, और जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनका 50 से 70% खर्चा जो है वो खाने पीने की अशियाओं पे होता है। तो वो उनको अगर प्रोटेक्ट करना है हमें, तो ये 3-4 आइटम्स हैं जिसको हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी से हटाना पड़ेगा, ताकि वो डॉलर डिपेंडेंट ना हो। ये तो हुकूमत को सिर्फ गंदम में नहीं करना है, 2-3 और अशियाओं में भी करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, फूड की बात हुई, एडिबल्स की बात हुई जो हम इंपोर्ट करते हैं, बट और हम ऐसी चीज़ें क्या इंपोर्ट करते हैं? तेल की तो बात हो ही रही है। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो और हमें मतलब जिस पे हमें नुकसान होगा कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे बिकॉज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है? फूड तो मैंने बताया कौन से हैं, गंदम गंदम जी जी। दाल और कुकिंग ऑयल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 40-50 ईयर्स हमने अपनी इंडस्ट्री को भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल डिपेंडेंट कर दिया है। हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। कि टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री का। सारी मशीनरी डाउन टू एवरी नीडल हम इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए केमिकल्स और डाइज भी इंपोर्ट करते हैं, और अब तो कॉटन भी इंपोर्ट करने लगे हैं टेक्सटाइल के लिए। तो हमने जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जब से अ, उसको हमने इंपोर्ट डिपेंडेंट किया है, और उसको हटाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ सिंध में एक मिनिस्टर है जो राइस फार्मर भी है, राइस मिल भी है। उनसे मैंने एक दिन पूछा था कि आप चेक कीजिएगा आपके नाश्ते पे जो राइस सीरियल होता है वो कहीं आप ही का तो चावल नहीं है जो वापस आया है। इस तरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, वो प्रोसेस फॉर्म में इंपोर्ट करता है फिर।
ये एक हमारी पिछले 30 साल में तो मुझे याद है कि कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही नहीं है। तो आपने सारी चीज़ें न्यू लिबरल फिलॉसफी के तहत मार्केट के हवाले कर दिया। मार्केट में तो ये कि जहाँ मुनाफा ज़्यादा होगा वहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे। मुनाफा स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की सट्टेबाजी में ज़्यादा है, तो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ चली गई है। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब ये जो जिस टाइम हम बैठे बात कर रहे हैं, इस टाइम लाजमी इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं इस टाइम बजट की तैयारी हो रही होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा, ये जो बजट आए उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? क्या पीएसडीपी पे कट लगना चाहिए और मज़ीद जो अखराजात हैं, क्योंकि असल तो वहाँ से अखराजात की कमी हो सकती है ना, ऑस्टेरिटी मेजर या मोटरवे पे 10 किलोमीटर स्पीड कम करके तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिमत सही नहीं कर सकते। तो जो बजट आए इस दफ़ा उसके आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी? 5 महीने शायद 2024 में मैं प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टेरिटी कमेटी का मेंबर था। तो मुझे मौका मिला हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल और सिविल लीडरशिप के साथ इंगेज करने का। तो मैंने ये नतीजा है कि वहाँ पर कोई एहसास नहीं है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसका इम्पैक्ट लोअर इनकम ग्रुप्स पे क्या होता है। इन्होंने इन्होंने 1.5 लाख ग्रेड 1 की पोजीशंस ख़त्म की। मैंने उस वक्त भी कहा कि ये ना करें, इससे आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, इसकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत सेविंग करेंगे। और अगर करना है तो कुछ ग्रेड 22 पोजीशंस भी ख़त्म करें, ताकि एक ऑप्टिक्स तो हो कि आप सीरियस है। इन्होंने ग्रेड 1 की ये पोजीशंस ख़त्म की, 1.5 लाख के करीब। ग्रेड 22 की पोजीशंस एक भी नहीं ख़त्म की, बल्कि उसके बाद 2-3 बढ़ गई। फिर इन्होंने यूटिलिटी स्टोर ख़त्म किया। हमने कहा जी इसको ख़त्म ना करें, इसमें रिफॉर्म हो सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसका एक तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरा अंदाज़ा ये है कि वहाँ पर कोई गरीबों के लिए स्पेस नहीं है पॉलिसी मेकिंग माइंडसेट के अंदर। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। ये बहुत सिविल ब्यूरो वहाँ पे इस्लामाबाद में बिल्कुल वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फेवरेबली नहीं देखते हैं। वो आफ्टर डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस ये सबसे बड़ा आइटम है। 600-700 बिलियन रुपीस का है। वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसका कता नज़र कि ये 1 करोड़ फैमिली इसको सपोर्ट करता है, और इसकी सपोर्ट जिन फैमिलीज को मिलता है, ये 3-3.5 हज़ार जो इनको मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। औरतें पूरा पूरा दिन धूप में खड़ी होती है ये 3,000 रुपये लेने के लिए। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उनके लिए कितना अहम है। लेकिन इस्लामाबाद में बिल्कुल एक माइंडसेट है कि इसको तो ख़त्म होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बजट मेकिंग प्रोसेस में ये थोड़ा सा भी कहीं इफ़ेक्टिव मेजर्स होंगे गरीबों को हेल्प करने के लिए। हुकूमत को सबसे पहले अपना जो ट्रेड और जो बजट डेफिसिट है वो ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बगैर मैक्रो इकॉनमी मैनेज नहीं हो पाएगी सिवाय लोन लेने के। और अब लोन भी पता नहीं कितना मिलेगा आफ्टर दिस वॉर। सऊदी अरब और यूएई जो है, हम कहते हैं जी इतने 2 अरब डिपॉजिट कर दें, 3 अरब डिपॉजिट कर दें। दे मे नॉट हैव द कैश सरप्लस इन द फ्यूचर बेल आउट पाकिस्तान। सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सर, एक ड्राइंग रूम चैटर जो है ना आजकल बहुत हो रहा है, वो हर जो हम भी बैठे हैं वो कहते हैं कि ये जो जंग हो रही है ना, इसके बाद दुबई ख़त्म हो जाएगा तो अब पाकिस्तान के पास मौका है। डू यू थिंक कि ये कोई वाकई सिल्वर लाइनिंग है कि देखें अगर दुबई की इकॉनमी क्रैश होती है, दुबई एक फिजिबल पॉइंट नहीं रहता गैर मुल्की इन्वेस्टर के लिए, क्या पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरह? ऑल दो हालात तो बिल्कुल ख़राब हैं पाकिस्तान के भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, जो बेसिकली सिर्फ सट्टेबाजी के लिए बनाया गया है, हार्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, 30-40 साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। पावर नहीं है, गैस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती है तो पाकिस्तान की जो जी 6 से 8 सेक्टर्स हैं वो अपने लिए फ़ायदा उठाएंगे,
लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इकॉनमी के लिए नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे फ़ायदा हो सकता है। और पहली बात ये कि ये तय कर लेना कि अब दुबई की इकॉनमी तबाह हो जाएगी, ये भी मुझे नहीं पता किस किस्म का माइंडसेट है। और फेच आइडिया है। यस, उनको नुकसान तो होगा, जाहिर है, और वो नुकसान को उसका रिकवर करने के लिए कुछ टाइम भी लगेगा। लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज की जो लीडरशिप है वो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत सही। दूरअंदेश है। वो कोई ना कोई तरीका निकालेंगे रिकवर करने का। और देखिए, दुबई के पास कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तेल है और बाकी रेत है। Yes. उन्होंने एक आइडिया से जनरेट की है पूरी इकोनॉमी। बिल्कुल। दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव। तो मैं नहीं समझता कि दुबई की इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल नुकसान उठाएगी। दे विल रिकवर फ्रॉम। लेकिन साउथ एशियन इकोनॉमीज आपके ख्याल से ज़्यादा इफेक्ट होंगी? इंडिया के पास भी बड़ी गुंजाइश है एब्जॉर्ब करने का, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो ये कि जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की, वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बढ़ने से ही हमारा ट्रेड बैलेंस मजीद ख़राब हो जाएगा। हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स हो नहीं पाएंगी क्योंकि राइवल कंट्रीज विल टेक ओवर आवर मार्केट। तो हम तो बिल्कुल एज पे खड़े हैं और हमारे पास गुंजाइश नहीं है शॉक्स एब्जॉर्ब करने का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, आपने बात की और बहुत ही एक इंसाइटफुल तजिया दिया ज़री, और बहुत ही के उन्होंने सारा जो मंजरनामा है वो अब खोल के बता दिया कि ऑस्टेरिटी ड्राइव के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह होनी चाहिए अगर थी ऑस्टेरिटी की जाए तो, अगर की जाए। एग्जैक्टली आपका क्या ख्याल है इस नहीं, पे मेरे कि- ख्याल है ये कि उन्होंने जो लास्ट एक बात कही थी कि ऑस्टेरिटी में गुंजाइश बहुत है, एंड आई अग्री विद दैट, क्योंकि ऑस्टेरिटी में है। अब देखिए हमारे खर्चे लग्जरी बेसिस पे, लग्जरी लेवल पे हैं। बिल्कुल। जेट एक खरीदा जा रहा है पंजाब हुकूमत का, जो एक अभी हाल ही में, दिस इज़ बिफोर द वॉर, लेकिन एग्जैक्टली। फिर भी मतलब आपको क्या ज़रूरत है? अब आप, लेकिन वो हुकूमत का, पंजाब का ये कहना है तो हर सूबे के पास होता है। बट जिस मुल्क में इतनी गुर्बत हो, कैन यू एक्चुअली अफोर्ड इट? अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत बॉदर करती है, हुकूमत ने कह दिया कि हम जो है ना 50% पेट्रोल कट कर देंगे फॉर ये ऑफिशियल यूज़, और जो गाड़ियां हमने दी होती हैं उनके लिए। अब कहीं कहीं जो कुछ ओहदे होते हैं उनकी लिमिट अनलिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड पेट्रोल होता है, लिखा होता है, तो उसका 50% क्या होगा? तो मेरे जहन में एक सवाल है। और दूसरा मेरे जहन में एक सवाल है, जो कैसर बंगाली साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पहले घरों में 800 सीसी की गाड़ी खड़ी होती थी, 1500 सीसी की, इस टाइम 6,000 सीसी की गाड़ी खड़ी हैं। और आप ये रिकॉर्ड निकालें, ये जो सारे महकमे हैं ये सारे जो है अब एसयूवीज पे शिफ्ट हो गए हैं, जो 3,000 सीसी हैं, जिनकी एवरेज बहुत कम है। इसकी क्या ज़रूरत है? अगर हुकूमत वाकई संजीदा थी, हुकूमत ने अवाम पे बोझ डाला कि आपने मोटरवे पे 110 से ऊपर नहीं चलानी क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, तो आप खुद वो गाड़ियाँ क्यों चला रहे हैं जिसकी एवरेज कम है, पेट्रोल का यूजेज ज़्यादा है? ये तो ऐसी कौन काफी सी, लोगों ने अगर आपको, हुकूमत ने ट्रैवल करना है, हुकूमत के लोगों ने, तो आई थिंक 1500 सीसी गाड़ी जो है वो, उसमें आजकल जो 1500 सीसी गाड़ी आ रही है उसमें हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल है। हुकूमत को उस तरफ जाना चाहिए कि वो अपनी पाबंदी लगा दें कि जी कोई गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर हुकूमत नहीं लेगी। वज़ीर आज़म हम को, ये बिल्कुल एग्जांपल्स देख चुके हैं पूरी दुनिया वज़ीर में। आज़म को 1500 सीसी गाड़ी पे सफ़र करना चाहिए। एंटायरली पॉसिबल। तो ऑल्टरनेटिव उससे सोर्सेज, उससे कितनी ज़्यादा बचत होगी ना? हाँ बिल्कुल, बचत के हवाले से ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के अंदर उन्होंने कोल का मेंशन किया, इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी कि कोल एक बहुत पोल्यूटिंग सोर्स है ऑफ एनर्जी। उसके बदले में अगर हम ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं, हाइड्रो पावर, उन्होंने कहा उसका पानी, वो ठीक है, वो 6 महीने पानी पे डिपेंडेंट होता है, सोलर एनर्जी या दूसरा विंड एनर्जी, तो मतलब एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन आई थिंक वो coal, I शायद think, should not जो be. बात कर रहे थे वो फौरी तौर पे उस टाइम की बात कर रहे थे कि अगर हमें Immediate. फर्नेस ऑयल, इम्पोर्टेड ऑयल ख़त्म हो जाए तो हम फौरी तौर पे, लेकिन आई थिंक लॉन्ग रन में तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें जो है जो रीन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। बात जो है सोलर की सोलर पे तो खैर हुकूमत ने, हुकूमत सोलर को शायद समझ रही है कि ये जो है उसको फ़ायदा नहीं दे रहा उस तरह से, इन टर्म्स ऑफ जो पैसे वो उससे कमाना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं और ज़री के लोग एक बात बहुत कर रहे हैं कि भाई एक टाइम में आपने 55 रुपीज़ बढ़ा दिया, अभी तो पाकिस्तान के पास 2-3 हफ्तों का पेट्रोल पड़ा था और दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं बताया। लेकिन आई थिंक जहाँ पे आई थिंक हमें इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी चाहिए, डिस्टर्ब करिए। लेकिन एक बात हमें लोगों को बता देनी चाहिए कि 85 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो हैं
उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं और जो सबसे ज़्यादा नहीं इजाफा तो हुआ मेरी है। बात सुने, अगर इंक्रीज की तो सही किया उन्होंने। अगर आपके पास देखिए आपके पेट्रोल पास है और नहीं उस नहीं पे क्यों नहीं आप नहीं वो increase देखिए कर रहे अच्छा वो उसका भी मैं जवाब पाकिस्तान के हवाले से जो हुकूमत देती है वो भी देता हूँ। 85 कंट्रीज़ ने इंक्रीज़ किया और वियतनाम जो है उसने 50% इंक्रीज़ कर दी है। ये जो फार ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उधर सबसे ज़्यादा उसका हुआ है। अच्छा उसमें यही बात है कि जी पेट्रोल का स्टॉक पड़ा था, आपने क्यों इंक्रीज़ की? उसमें हुकूमत का जो जवाब है जिसमें समहाउ थोड़ी बहुत लॉजिक नज़र आती है वो ये कि अगर आज आपने इंक्रीज़ ना करते, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं जाना था कि वो अगला स्टॉक मंगवाते, क्योंकि अगर आलमी मंडी में कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से अपनी चीज़ों को वो पूरा करना है ना, अपने खर्चों को, तो इसलिए वो तो खैर ये देखने वाली बात है। लेकिन Reasons तो नहीं होते हाँ कभी देखते हैं हुकूमत कि जिस तरह कैसर बंगाली साहब ने जो है कुछ प्रेडिक्शंस दी हैं और कुछ उन्होंने हुकूमत को बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हैं ऑस्टेरिटी के रिलेटेड, अगले बजट के मुतालिक और ख़ास तौर पे फूड सिक्योरिटी के मुतालिक। आई होप कि उसके हवाले से कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा होगा और हुकूमत थोड़ी सी एडवाइस ले उनकी, एडवाइस ले, और ताकि कम से कम जो इम्पेक्ट है वो लोगों को पड़े। खैर देखते हैं कि आगे क्या होगा। हम इस मौजू पर नज़र रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज की जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, वो पसंद आई होगी। आप इस तरह की जो डिबेट है इसको इनकरेज करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, हमारे यूट्यूब अकाउंट, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहिए voicepicker.net। आपकी खबर आपकी आवाज़ voicepicker.net।